शुभ प्रभात बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं आज क्लास 11th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 के गद्य खंड का पाठ स्पीति में बारिश। ये एक यात्रा वृतांत है जो कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में स्पीति घाटी की परिस्थितियों का मनोरम वर्णन किया गया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ये ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के बीच में स्थित है। इस कारण से इसका इतिहास में वर्णन भी कम मिलता है और ये प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ा जाता है। केलंग और काजा के मध्य जो संप्रेषण का माध्यम है वो वायरलेस सेट ही है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही। ये कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बूशहर तो कभी कुल्लू मंडल में रही है। ब्रिटिश राज में भी रही परंतु हमेशा स्वतंत्र रही है, क्योंकि इसका जो भूगोल है वो इस तरीके का है कि ये अपना सृजन और संहार खुद करता है और स्वतंत्र रहता है। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 और क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील था। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति हैं। स्पीति का जो राज्य है 1846 में राजा गुलाब सिंह के द्वारा अंग्रेज़ों को मिला था। यहाँ का शासन एक नोनो के द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेज़ों के राज में नोनो की जो स्थिति थी वो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। और इसके बाद स्पीति पंजाब और हिमाचल प्रदेश का अंग बना। ये देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। इसकी स्थिति के बारे में लेखक बताते हैं। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी जो मुख्य नदी है वो स्पीति है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और तिब्बत से होते हुए बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज नदी में मिल जाती है। जो दक्षिण के किन्नौर में सतलुज नदी है उसमें अंत में ये मिल जाती है। इसके साथ साथ लेखक ने पारा और पिन की नदियों का वर्णन, वहाँ की घाटियों का वर्णन किया, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने पूरे दुनिया से कटे रहते हैं। घर गर्म करने के लिए लकड़ी नहीं है। फसल भी एक ही बार होती है। तो लेखक को हैरानी इस बात की है कि यहाँ लोग किस कारण रह रहे हैं। क्या जन्मभूमि, मातृभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण, किस कारण रहते हैं। स्पीति के पहाड़ के बारे में लेखक बताते हैं जो ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। यहाँ पर हिम का आर्तनाद जमा रहता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। जिस हिमालय को हम जानते हैं वो हिमालय की तलहटी में स्थित हैं, जो हम जानते हैं, चाहे वो स्केटिंग के लिए हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं के लिए जो बाज़ारू चहल पहल है वो हिमालय की तलहटी तक होती है। और जो लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं वो रोहतांग जोत के पार हैं। उसके बाद जो यहाँ के बारे में लेखक बताते हैं कि यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो माना की श्रेणियाँ, बारालाचा की श्रेणियाँ, माने मंत्र के लिए बताते हैं लेखक कि ओम मणि पद्मे होम जो बौद्ध का बीज मंत्र है उनके नाम पर ही यहाँ की श्रेणियों का नाम माने श्रेणी रख दिया जाना ही उचित है। और उसके बाद लेखक ने लाहौल की 2 ऋतुओं के बारे में बताया। जो 2 ऋतुएं वसंत और शीत हैं। वसंत की ऋतु सिर्फ जो जून से लेकर सितंबर तक की, और उसके बाद पूरा 9 महीने तक लगभग शीत ऋतु रहती है। यहाँ का जो तापमान है बहुत कम रहता है। स्पीति में मानसून नहीं पहुँचता, वर्षा नहीं होती। तो कालिदास के जो ऋतु संहार जो उनका वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने वर्षा ऋतु के ठाठ का वर्णन किया है, तो लेखक कहते हैं कि कालिदास की ऋतु संहार में जो उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया वो शायद यहाँ के नर नारी ना समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर कभी उन्होंने वर्षा को देखा ही नहीं है।
तो यहाँ के लोग वर्षा के बारे में नहीं जानते, वर्षा में कैसे नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, हाथियों का चिंगारना, वियोगिनी स्त्रियाँ किस तरीके से अपने प्रियतम की याद में सावन के महीने में रोती हैं, कलपती हैं। तो यहाँ के लोग, यहाँ के नर नारी नहीं जानते। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यहाँ की धरती सूखी है, ठंडी है और बिल्कुल बंध्या रहती है। तो इसके साथ ही हम इसकी व्याख्या जो आखिरी भाग हमारा अब रहता है, अंतिम पार्ट जो हम कर रहे हैं वो आज, उसमें हम देखते हैं कि स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साल में सिर्फ एक ही बार फसल होती है। अब फसलें कौन कौन सी होती हैं? सिर्फ मुख्य जो फसल हैं वो दो किस्म का, जो अनाज लोग खाते हैं वो गेहूं, मटर और सरसों। सब्जी के नाम पर मटर और सरसों और अनाज के नाम पर जौ और गेहूं। इसमें से जो है मुख्य फसल है, जो मुख्य रूप से यहाँ उत्पन्न करते हैं लोग बाग। सिंचाई के जो साधन हैं, क्योंकि सिंचाई का साधन इतना नहीं है यहाँ पर, तो पहाड़ों से आने वाले जो नाले हैं और उन पर जो कूल बना दिए जाते हैं, उन कूल से मिलने वाला पानी ही यहाँ पर सिंचाई के काम पर आता है। ये जो नालियाँ बनाई गई हैं, जो कूल बनाए गए हैं, पहाड़ों से जो पानी नालों के से बह कर आ रहा है, तो वहाँ पर कूल बना दिए गए हैं। तो ये नालियाँ जो हैं पहाड़ों के किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का पानी प्रयोग में इसलिए नहीं लाया जाता सिंचाई के लिए, क्योंकि स्पीति नदी का जो तट है वो बहुत चौड़ा है। चौड़ा होने के कारण इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता, क्योंकि पानी का जो फैलाव है वो दूर तक है और उसकी गहराई कम हो जाती है। तो फैलाव दूर तक होना, तट का चौड़ा होना, तो पानी जो स्पीति नदी का पानी है वो प्रयोग में नहीं ले पाते। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। लेखक का कहना है कि ऐसी बहुत सी जगह है जो सिंचाई अगर उसकी की जाए, वहाँ की तरीके से उसको प्रयोग किया जाए, तो वो खेती वहाँ पर की जा सकती है। पर इसके लिए स्पीति में जल इकट्ठा होना चाहिए, सिंचाई के साधन पर्याप्त होने चाहिए, जल को उलीचा जाए, जल को इकट्ठा किया जाए। किस तरीके से जल को इकट्ठा किया जाए वो होना चाहिए, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा तो फसलें कहाँ से होंगी। तो यहाँ पर जो पानी है उसका या तो कोई स्रोत वहाँ तक बनाया जाए या पानी को उलीचा जाए। स्पीति में कोई भी फल नहीं होता, पहले ही बताया हमने, फसल साल में एक बार, और उसमें भी जो फसल होती है वो दो सब्जियां, मटर और सरसों। दूसरा जौ और गेहूं, अनाज के रूप में दो प्रकार का जौ और गेहूं होता है। यहाँ कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। मटर और सरसों जो थोड़ा ठंडे मौसम में होती हैं तो सिर्फ वही हो पाती हैं, और उसका कारण यही है, फसल ना होने का कारण, कि ऊंचाई, वायुमंडल में के दबाव की कमी, ठंड की अधिकता है, वर्षा की कमी है। जब वर्षा नहीं होगी, सिंचाई के साधन जहाँ नहीं होंगे, वहाँ पर फसलें नहीं हो सकती। यहाँ पेड़ भी नहीं हैं, क्योंकि पेड़ वहीं होंगे जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप होती होगी, पानी मिलता होगा। तो जो इसलिए स्पीति है वो विशेषकर नंगी और वीरान है। नंगी पेड़ पौधों से, तो वीरान के चारों तरफ जब पेड़ पौधे नहीं है, लोगों की जनसंख्या भी इतनी कम है, आबादी कम है, तो स्पीति देखने में नंगी और वीरान नज़र आती है। तो स्पीति में एक फसल, जो गेहूं, मटर, सरसों, पहाड़ों से बहने वाला जो झरने हैं उनसे सिंचाई की जाती है। स्पीति नदी का पानी, उसके तट चौड़ा होने के कारण उसका जल किसी काम में नहीं आता। बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है। यहाँ अत्यधिक ठंड होने के कारण ना फल होते हैं ना पेड़ होते। उसके साथ ही लेखक कहते हैं कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। वर्षा को घटना या सुखद संयोग लेखक ने इसलिए कहा कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ना के बराबर होती है। यहाँ मानसून नहीं होता, मानसून की पहुँच से परे है स्पीति। तो इसलिए जब कभी भी वर्षा हो जाती है तो लोग उसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वो सुख का चिन्ह मानते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा कि वर्षा यहाँ एक घटना है, सुखद संयोग है कि अचानक से जो हो जाए, शुभ
प्रतीक माना जाता है। तो लेखक कहते हैं जब हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। काजा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। काजा जो स्पीति लाहौल के पास ही क्षेत्र है, काजा और केलंग। तो काजा के जब डाक बंगले में लेखक सो रहे थे तो अचानक रात को सोते हुए लगा कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का पिछला पहर है, आधी रात हो चुकी थी। तो लेखक को लगा इस समय कौन है। लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला। लैंप की जो लो थी वो जो है जल रही थी और तेज से खिड़की का एक पल्ला खुलता है हवा तेज होने के कारण। तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगता है। छीलने लगना मतलब इतनी ठंडी हवा आती है खिड़की का एक पल्ला खुलने से कि पूरा हाथ और मुंह जो खुला था वहाँ पर तुरंत ही वो बहुत ठंडी लगने लगती है। तो लेखक ने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा कि बाहर ऐसा क्या है, इतनी ठंडी फुहार आई हैं, इतना ठंडा मुझे लगने लगा है। तो लेखक ने देखा कि बारिश हो रही थी। लेखक कहते हैं मैं उसे देख नहीं रहा था, मैं उसे देख नहीं सकता था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और खिड़की बंद कर ली थी क्योंकि ज़रा सी ठंडी हवा आती वो सुन्न होने लगा था। तो लेखक सिर्फ वर्षा को सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हों। बर्फ का अंश लिए, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया हमने कि बारिश जो होती है वो पानी की बूंदों के रूप में ना होकर अधिकतर बर्फ के कण गिरते हैं। तो बर्फ का अंश लिए, बर्फ के टुकड़े लिए ये ऐसा लग रहा था जैसे तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार जो हिम के कण होते हैं छोटे छोटे, उसकी तरह ऐसा लग रहा था जैसे वो पड़ रही हो, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। नगाड़े पर जब थाप पड़ती है उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है, तो यहाँ जो बूंदें पड़ रही थी उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तुंगछेन की हवा, जो तुंगछेन की आवाज़ थी, तुंगछेन एक वाद्य यंत्र है, उसकी हवा, उसकी आवाज़ जो है पूरी हवा के साथ हवा को बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। मतलब चारों तरफ बड़ा अच्छा सा मनोरम जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी और मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, क्योंकि जैसे जैसे वर्षा हुई तो वैसे वैसे वो ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। लेखक कहते हैं जब वो सुबह उठे तो चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं हमारी यात्रा शुभ है, क्योंकि वहाँ बहुत कम यात्री आते जाते हैं, लोगों का आना जाना बहुत कम है, पर्यटन क्षेत्र ये नहीं है। तो लेखक को वहाँ के लोग कहते हैं कि हम आपकी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है जब वो काजा के डाक बंगले में सोए हैं और उन्हें लगता है कि कोई खिड़की खड़का रहा है, पर अचानक उन्हें पता चलता है कि हवा का तेज झोंका जब उनके मुंह और हाथ को छीनने लगता है कि तेज बारिश हो रही है। बर्फीली बारिश थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। महाशंख की ध्वनि वायु में तैरने लगती है और सुबह लोग उनकी यात्रा को शुभ बताते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से, कृष्णनाथ जी ने जो युवा वर्ग से आग्रह किया कि उन्होंने एक स्थान पर कहा था ये माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। तो लेखक युवा वर्ग से आग्रह कर रहे थे, तो वो लेखक जो है युवा वर्ग से यही कहना चाहते हैं कि माने मंत्र का उच्चारण यहाँ बहुत अधिक होने के कारण यहाँ का जो वातावरण है बहुत गंभीर, बोझिल, उदास हो गया है। यहाँ लोगों के जीवन की जो चहल पहल है उसमें दिल लगी नहीं दिखाई देती, खुशियाँ नहीं दिखाई देती, आनंद का आभास नहीं होता। तो लेखक चाहते हैं कि यदि यहाँ पर युवक युवतियाँ आएँ, जो नौजवान वर्ग है, जो युवा वर्ग है वो आए, वो क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम भरे खेल करें, हंसें, नाचें, कूदें, इन चोटियों पर आरोहण करें, वो इन पर चढ़ाई करें, इनका मान मर्दन करें, तो ये पहाड़ भी आनंदपूर्ण बन जाएंगे और जो यहाँ के वातावरण में उदासी है, गंभीरता है, शायद वो भी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लेखक जो हैं अपने इस कहानी के माध्यम से, अपने इस यात्रा वृतांत के माध्यम से आज के युवा वर्ग को एक से आह्वान कर रहे हैं, वो एक उनसे आग्रह कर रहे हैं
कि वो यहाँ आएँ और यहाँ के वातावरण को थोड़ा सा यहाँ का जो वातावरण है उसमें थोड़ा सा एक मनोरंजन का वातावरण उनमें उत्पन्न हो जाए, और लोग जो अपने रोज़ की दिनचर्या से बोझिल और उदास जीवन जी रहे हैं कि उनके जीवन से वो उदासी कुछ कम हो जाए। तो इसलिए वो जो है आग्रह कर रहे हैं। और इसके साथ ही लेखक ने स्पीति को अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से अलग बताया है, क्योंकि जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनको हम हिमाचल जानते हैं, हिमालय जानते हैं, जैसे चाहे हम बात करें कुल्लू मनाली की, शिमला की, नैनीताल की, तो हम उनको पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, हिमालय का अंग मानते हैं। जबकि हिमालय का अंग होने के साथ साथ वो हिमालय की तलहटी में बिल्कुल नीचे के तल पर स्थित है। और जो स्पीति है वो मध्य हिमालय में लगभग समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ ये चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, जिस कारण लेखक ने कहा कि जो स्पीति है वो अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती, हरियाली नहीं होती, बर्फ़ जमी रहने के कारण हरे भरे पेड़ पौधे नहीं हैं, और यहाँ वर्षा भी नहीं होती जैसे अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा खूब होती है। पहाड़ जो हैं वो हरे भरे हैं, पर यहाँ के पहाड़ ऐसे नहीं है। यहाँ पर फसलें बहुत कम होती हैं, साल में सिर्फ एक बार फसल होती है, और फसलों के नाम पर भी जो गेहूँ, बाजरा, मटर और सरसों होती है। यहाँ फल नहीं होते, बड़े पेड़ पौधे नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ जो स्पीति है वो अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से बिल्कुल ही भिन्न है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।